Let us further continue our discussion about the thermodynamic parameter enthalpy, and let us see different types of change in enthalpies. Let me remind you कि enthalpy क्या था. Enthalpy was the heat content of the system and its formula was H is equal to U plus PV, where H was enthalpy of the system, U was internal energy of the system, and PV was the work done to establish the system at those parameters P and V. So H was equal to U plus PV. Now let us see the change in enthalpy. हम लोग ने देखा था enthalpy के absolute value का कोई मतलब नहीं है, change in enthalpy का मतलब होता है. तो change in enthalpy means फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी. ये पिछले सेक्शन के डिस्कशन में हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है. चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी. जो फाइनल स्टेट का एंथैल्पी होगा माइनस इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी होगा, दैट इज डिफाइंड एज चेंज इन एंथैल्पी. अब कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? reactants would be converting into products. reactants से products बन रहे होंगे. तो what is the final state? products. what is the initial state? reactants. तो हम लोग initial enthalpy को बोल सकते हैं enthalpy of reactants. final enthalpy को बोल सकते हैं enthalpy of products. ऐसा क्यों? क्योंकि in a chemical reaction reactants convert into products. What is the initial state? It is reactants. And what is the final state? It is products. So final enthalpy मतलब enthalpy of products. Initial enthalpy मतलब enthalpy of reactants. So change in enthalpy refers to enthalpy final minus enthalpy initial, which is enthalpy of products minus enthalpy of reactants. तो ऐसा easy हम लोग का ये चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला. अब हम लोग ये हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन बोलो या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो, इट मींस वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि एंथैल्पी ही हीट कंटेंट है. एंथैल्पी इज हीट कंटेंट. तो हीट ऑफ रिएक्शन बोले या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोले, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. एज वी सी फ्रॉम अबव, चेंज इन एंथैल्पी इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी यही होगा, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस फॉर्मूला. द हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द टोटल सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स minus total sum of enthalpy of formation of reactants. The heat of reaction or the enthalpy of reaction is defined as the difference of heat of formation of products and heat of formation of reactants. Heat of formation का मतलब क्या है? वो कंपाउंड फॉर्म होते समय जो हीट होगा या जो एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो ये हम लोग देखेंगे. अब इसका मतलब क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, it is defined as the quantity of heat change during formation of 1 mole of substance. जब 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे जो हीट चेंज हो रहा है, that is called as enthalpy of formation. With an example it will be more easy. So let us see an example of enthalpy of formation of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड किस एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन अपने नेचुरल स्टेट में किस फॉर्म में होता है? सॉलिड स्टेट में. ओके,
ओके, कार्बन का नेचुरल स्टेट हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड. लेट अस टेक नेचुरल फॉर्म ऑफ कार्बन एज ग्रेफाइट. ओके, एंड नेचुरली ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्मेट में, इन अ फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल which is O2 molecule in gaseous phase. Okay, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, both will combine and they will form carbon dioxide which is naturally in gaseous state. तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए जो एंथैल्पी चेंज है इन रिएक्शन में, इस रिएक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कब बोलेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मोल्स बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट्स. जब हम लोग 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे फ्रॉम कार्बन इन नेचुरल स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट ग्रेफाइट फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन इन नेचुरल स्टेट which is in gaseous phase, तो जो चेंज इन एंथैल्पी है उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. एंड व्हाट विल दैट चेंज इन एंथैल्पी बी, इट विल बी सेम एज व्हाट वी हैव डिफाइंड हियर, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन. As we go ahead and solve questions based on this enthalpy change, it will become more clearer. But for example, at this point of moment हम लोग को क्या याद रखना है, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे तो कोई एक 1 मोल सब्सटेंस बन रहा है, ये 1 मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 1 मोल किससे बनेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनेगा इन देयर नेचुरल फेजेस. ओके, तो ये हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है. फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन. अब हम लोग को कुछ चीजें हीट ऑफ फॉर्मेशन से समझ में आई, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से समझ में आई कि हम लोग हमेशा 1 मोल सब्सटेंस का बात करते हैं. कितने सब्सटेंस का बात करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस का. तो यहां पे हम लोग जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख रहे थे तो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा था. जब हम लोग एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन देखेंगे तो 1 मोल कंपाउंड डिकम्पोज होगा. यहां एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होगा. यहां एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन है तो 1 मोल कंपाउंड डिकम्पोज होगा. तो इसीलिए हम लोग ने यहां पे देखा कि जो हीट हमें देनी पड़ रही है 1 मोल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, कितना, 1 मोल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ decomposition. For example, we take H2O in its natural state. H2O का natural state क्या है, liquid. पानी हमें liquid form में मिलता है naturally. हमारे जो रूम टेम्परेचर है उसमें पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में. और हम लोग ने 1 मोल वाटर लिया. अब ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में ब्रेक होगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होगा, सच दैट द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे हाफ मोल ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन हाफ मोल आएगा. ओके, तो H2 हाफ H2 प्लस हाफ O2 हम लोग को दे देगा. यहाँ पे हम लोग के पास क्या रहना चाहिए, H2, यहाँ पे हाफ नहीं आना चाहिए. ओके, तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन. ओके, हाइड्रोजन 1 मोल रहना चाहिए. ओके, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन will be formed when we decompose 1 mole of H2O. तो यहाँ पे हाफ नहीं आना चाहिए. Okay, तो this was a mistake here. Okay, तो H2O का 1 मोल जब डिकम्पोज होगा तो हाफ मोल ऑक्सीजन गैस बनेगा और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगा. And if we see the change in enthalpy, if we see the enthalpy of decomposition, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है हमारे पास, डेल्टा H पॉजिटिव साइन कौन सा बताता है, this shows this reaction is endothermic. यहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, देखो कैसा होता है हमारे पास, हम लोग के पास मान लो एक डब्बे में हाइड्रोजन गैस है, एक डब्बे में ऑक्सीजन गैस है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट करने देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्पार्क, थोड़ा सा स्पार्किंग करना पड़ेगा. ये रिएक्शन अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़े हैं तो यू नो दिस फ्रॉम स्कूल कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब हम लोग स्पार्क, इलेक्ट्रिकल स्पार्क देख देंगे वहां पे, तो एक रिएक्शन होगा एंड दैट रिएक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर. उसमें बहुत सारा हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है.
The combination of hydrogen and oxygen to form H2O is an exothermic reaction. The reverse reaction, the decomposition of H2O into its constituents hydrogen and oxygen, is an endothermic reaction. एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो उल्टे डायरेक्शन का रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. वहां पे हमें हीट देना पड़ेगा. ओके एंड ये पॉजिटिव साइन हमें वो दिखा रहा है कि यहां पे हमें हीट देना पड़ेगा. ओके सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन. Then the next thing, enthalpy of combustion. अब ये तुम ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो कंबशन का मतलब क्या होता है. जैसे कोयले को हम लोग हवा में जलाएं तो इट इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन. कोई हाइड्रोकार्बन हम लोग ले ले और उसको हम लोग हवा में जलाएं तो दैट इज कंबशन रिएक्शन. कार्बन और ऑक्सीजन भी एक तरह से कंबशन रिएक्शन हो रहा है. कंबशन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोकार्बन जलेगा और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. ये सबको पता है. कोयला इज अ हाइड्रोकार्बन. उस कोल को हम लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट लॉट ऑफ हीट. हम लोग को और हीट मिलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हमें एनर्जी मिलेगा. तो वही हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं. मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन. इन नेचुरल स्टेट कौन सा है? गैसियस फॉर्म. हम लोग यहाँ पे 1 मोल मीथेन लेंगे. 1 मोल मीथेन लेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. अब ये 2 मोल्स ऑक्सीजन हम लोग को कैसे समझेगा? बाय बैलेंस्ड रिएक्शन. जो हमारा प्रोडक्ट्स बन रहा है कंबशन रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा. ओके तो हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 4. तो यहाँ पे CO2 होगा. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. इन कंबशन रिएक्शन हमारे पास हमेशा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2. तो CO2 गैस बनेगा हमें यहाँ पे और H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा. H2O इज नेचुरल स्टेट कौन सा है? लिक्विड स्टेट. तो मीथेन 1 मोल. 1 मोल क्यों लिया हम लोग ने? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन लेना है. कंबशन किसका करेंगे? हाइड्रोकार्बन का करेंगे. 1 मोल हाइड्रोकार्बन लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया, हमें मिला क्या? कंबशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स तो हमें स्कूल से ही पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. ओके तो ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होना चाहिए एंड दैट इज हाउ वी विल राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में जो हम लोग का चेंज इन एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, वो हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है. -890 किलो जूल पर मोल ऐसा वैल्यू आ रहा है. तो दैट मींस नेगेटिव साइन शोज दैट दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब हम लोग कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें हीट मिलता है. हम थोड़ा सा हीट देते हैं रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जैसे ही कोयला जलना शुरू होता है तो हमें बहुत सारा हीट निकलता है, बहुत सारा एनर्जी मिलता है एंड हेंस इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हिच वी सी बाय दिस नेगेटिव साइन यहाँ पे. ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एंथैल्पी ऑफ और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. जैसे इसको हम लोग ने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. जैसे इसको एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, हीट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं. एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं. वैसे ही एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है. एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ये तो सबको पता ही है. अब न्यूट्रलाइजेशन हम लोग रिएक्शन जब कर रहे हैं तो कितना सब्सटेंस देंगे? तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी हैव टू कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल वाटर, क्योंकि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. लेकिन वाटर कितना बनना चाहिए? 1 मोल. ये याद रखो हमेशा. ये रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे 1 मोल H2O बनना चाहिए. ओके तो उस हिसाब से रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे कि 1 मोल H2O बने. तो एसिड हम लोग ने लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH. दोनों का नेचुरल स्टेट क्या है? एक्वियस फॉर्म, मतलब पानी के साथ मिले हुए होते हैं. HCl एसिड पानी के साथ मिला हुआ है. हम लोग HCl एसिड कैसे बनाते हैं? HCl गैस फॉर्म में रहता है. नेचुरली HCl किस फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में. गैस फॉर्म का HCl को हम लोग पानी में सोल्यूबल करते हैं. HCl गैस इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन.
तो HCl एक बार सॉल्यूशन बन गया, जो हम लैब में यूज करेंगे वो गैसियस पे यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज द एक्वियस फॉर्म, वी विल नॉट यूज द गैसियस फॉर्म ऑफ HCl। तो HCl एक्वियस फॉर्म में हम लोग लेंगे, एसिड है, और बेस NaOH हम लोग लेंगे, सेम टाइप से एक्वियस मीडियम में लेंगे, और दोनों बना देगा सॉल्ट विच इज NaCl विच इज इन एक्वियस फॉर्म प्लस H2O विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो 1 मोल H2O बनेगा, तब जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट कैसे होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इस फॉर्मूले से हमारा ये सब क्वेश्चंस होगा। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास ऐसा ही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई भी सिचुएशन हो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो जो भी है वो ऐसे ही डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। लेट अस फर्स्ट टेक द फ्यू केमिकल एंथैल्पीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के एंथैल्पीज और क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग ने अभी देखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, एक केमिकल प्रोसेस है। एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल डिकम्पोज हुआ है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये भी केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगेन एक केमिकल प्रोसेस है, जहां पे एसिड और बेस केमिकल रिएक्ट करके बना रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सब एंथैल्पीज जो हमने पढ़ा, ये केमिकल रिएक्शंस के लिए। और कौन से एंथैल्पीज हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन के लिए हो? जैसे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? C2H4। ओके, C2H4 इथेन सबको पता है। ओके, इथेन, इथीन, तो दिस ये कॉमन नेम सबने सुने हुए। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये हमारा C2H4 क्या होगा? इथीन। दिस विल बी इथीन, इथीन बोलेंगे बिकॉज दिस इज ऑल्कीन, ऑल्कीन है। ओके, तो C2H4 जब हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन की, हाइड्रोजनेशन, तो क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? इज C2H4 एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड? यस, इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन और ऐड कर सकते हैं, तो जितना हाइड्रोजन हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा अल्केन बन जाएगा। फ्रॉम अल्कीन अपॉन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वी विल गेट अ अल्केन। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बिकॉज हाइड्रोजन इज एडेड। C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। और कौन से एंथैल्पीज हो सकते हैं हमारे पास? जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो सकता है। एटमाइजेशन का एग्जांपल क्या लेंगे? O2 गैस, O2 गैस अपने कंस्टिट्यूएंट एटम्स बन जाए, O2 से बन जाए 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो उसमें जो हमारा चेंज इन एंथैल्पी होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे और उससे हम लोग उसका एटम्स बनाएंगे, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। और क्या क्या हो सकता है? जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर मान लो जैसे एक सॉल्यूशन बन रहा है, जैसे नमक, पानी में हम लोग नमक डाल दिए, पानी में हम लोग नमक डाल दिए तो हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस केस में अगर मैंने 1 मोल सोल्यूट डाला, 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल NaCl, 1 मोल नमक लिया मैंने, 1 मोल नमक को हम लोग जब पानी में घुलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो उस टाइम पे जो हीट चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ऐसे ही हो सकता है। हाइड्रेशन मतलब एक तरह से हम लोग जब किसी कंपाउंड को पानी में डालें, किसी कंपाउंड के आयोन्स को पानी में डालें, तो एट दैट टाइम दैट जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द एनर्जी डिफरेंस इन दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये तो सारे हमारे केमिकल चेंजेस हो गए, चेंज इन एंथैल्पी फॉर डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। फिर उसके बाद हमारे पास और भी हो सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी वी कैन हैव फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस एज वेल। जैसे ये तो हमारे सब केमिकल प्रोसेस हुए। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या हो सकता है? जैसे आइस से पानी बनना,
आइस से जब पानी बन रहा है तो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब बर्फ से पानी बनेगा तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ? नहीं। आइस पहले H2O मॉलिक्यूल्स थे और पानी बाद में भी H2O मॉलिक्यूल्स है। मान लो और गर्म किया हम लोग ने और पानी वेपराइज हो गया, तो उस केस में भी H2O के मॉलिक्यूल्स ही होंगे वेपर फेज में। चाहे आइस हो तो भी H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर हो तो भी H2O मॉलिक्यूल्स, और वेपर हो, स्टीम हो तो भी हम लोग का H2O मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। वहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। तो वैसे जो चेंजेस इन एंथैल्पी है उसको हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी चेंज इन फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस में एंथैल्पी चेंज हुआ, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं दिस आर केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे सब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। बट उस केस में हम लोग जो चेंज इन एंथैल्पी बोलेंगे दैट विल बी चेंज इन एंथैल्पी फॉर फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस को हम लोग बोल सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे फ्यूजन फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ओके, तो वहां पे जब आइस मेल्ट हो रहा है तो उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी है, चेंज इन हीट है, हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग के पास और क्या हो सकता है? तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो सकता है। एज आई सेड, मान लो जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और 100 डिग्री सेल्सियस से वो 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर बन गया, स्टीम बन गया। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन द चेंज इन एंथैल्पी, जो हीट हमें सप्लाई करना पड़ रहा है, वो हीट जो सप्लाई करने का डिफरेंस है, फाइनली स्टीम प्रोडक्ट है और इनिशियली हमारा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस रिएक्टेंट मान सकते हैं। यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं बोल रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का बात चल रहा है। इनिशियल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर इज लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर इज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे पास पहले लिक्विड फॉर्म में था वो अब गैस फेज में चला गया, स्टीम बन गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट मेरे को देना पड़ेगा टू कन्वर्ट वाटर इन लिक्विड फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही अगर हमारे पास बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पे और उससे हम लोग पानी बना रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, या उल्टा, तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग। हम लोग इसको साइंस में टेक्निकली बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फिर और कौन सा प्रोसेस हो सकता है? डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, इफ अ सब्सटेंस गोज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जैसे कपूर होता है हमारे पास, जो कैम्फर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, कैम्फर गोज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड फेज इनटू गैसियस फेज, बीच में वो लिक्विड नहीं बनता है। नैप्थलीन बॉल्स जो हम लोग टॉयलेट में रखते हैं, तो दोज आल्सो गो डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। तो उस केस में जो हमें हीट एब्सॉर्ब करता है वो फॉर चेंज इन फेज फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। वो सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। फिर उसके अलावा और क्या हो सकता है? लैटिस अगर कोई बन रहा है, मान लो एक लैटिस स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे NaCl का लैटिस बन रहा है, तो उस केस में भी जो एंथैल्पी चेंज होगा फ्रॉम आयंस टू लैटिस, तो वो हम लोग बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस, या लैटिस एनर्जी भी बोलते हैं। वी कॉल इट मेनी टाइम्स एज लैटिस एनर्जी। ओके, तो लैटिस फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज लैटिस एनर्जी। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है? तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी हो सकता है। जब दो सब्सटेंस को मिक्स करे तो उससे कोई नया सब्सटेंस बने, तो एट दैट टाइम वी कैन कॉल इट एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। तो हम लोग ने मान लो लिक्विड फेज में कोई सॉल्वेंट्स लिए, एक सॉल्वेंट लिया, दूसरा सॉल्वेंट लिया और दोनों मान लो मिक्स हो गए। ओके, तो उस केस में मिक्स होने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा, पर उस केस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ये दोनों लिक्विड्स आपस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे। ओके, सिर्फ एक सॉल्यूशन बना रहे। तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जैसे पानी और दारू, अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, इफ आई मिक्स देम, डू दे फॉर्म एनी न्यू केमिकल? नो, इट इज वाटर एंड अल्कोहल इटसेल्फ। तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो चेंज इन हीट होगा प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग।
तो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब हर किसी का हम डेफिनेशन नहीं बना सकते, तो इसीलिए फ्यू डेफिनेशंस आई हैव टोल्ड। द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, वी विल टेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जो भी हमें सोचना है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से सोचना है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, 1 मोल सब्सटेंस डिकम्पोज होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, 1 मोल सब्सटेंस को कंबशन रिएक्शन कराना है, 1 मोल हाइड्रोकार्बन लेना है। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो 1 मोल वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट वाटर होता है। जैसे हम लोग और बात किए जो अलग अलग प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन, तो वहां पे कंपाउंड कितना लेना है जो हाइड्रोजन ऐड होगा, 1 मोल। फिर हम लोग एटमाइजेशन बात किया, तो एटमाइजेशन में हम लोग कितना ऑक्सीजन एग्जांपल लिया था, O2 फॉर्म्स 2O, तो कितना मोल ऑक्सीजन लेंगे, 1 मोल। फिर हम लोग ने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिया, तो कितना सोल्यूट डाला, 1 मोल NaCl डाला। फिर एंथैल्पी ऑफ हम लोग ने हाइड्रेशन बोला, तो उसमें भी हम लोग ने 1 मोल का बात किया। तो एवरीवेयर वी विल टेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड द एंथैल्पीज। ओके, अब उसके बाद और हीट ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग बात करें अगर, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसका सिंबल मैं बता देता हूं यहां पे बोर्ड पे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ substances in their natural state, अगर एलिमेंट्स का बात करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन their natural state, HF is the symbol for heat of formation। HF किसका सिंबल है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। HF, H एंथैल्पी, F फॉर्मेशन। H को हीट भी सोच सकते हैं हम लोग, तो HF सिंबल किसका है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये HF यहां जो था ये फाइनल एंथैल्पी है, ओके, ये अलग था। यहां पे HF जो हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब वो सब्सटेंस कैसे बना, फॉर नॉर्मल जो हम लोग नेचुरल स्टेट में मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते ही हम लोग सिंबल लगा देंगे 0 ऊपर, ओके, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ये 0 सिंबल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या केमिस्ट्री में, तो वी विल टेक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो अभी मेरा रूम टेम्परेचर है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है। नॉर्मली हम लोग ह्यूमंस किस टेम्परेचर पे रहना पसंद करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है हमारे लिए, 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का डेफिनेशन है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। एंड फिलहाल हम पे कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आर 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग ने नॉट बोल दिया। नॉट दिखा रहा है कि ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो है, पर स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि ये नॉट सिंबल यूज किया है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन वी कंसीडर 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोई भी हम लोग जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं नेचुरल स्टेट में, मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नेचुरल स्टेट में उसको हम लोग 0 मान लेंगे। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक heat of formation of oxygen, standard heat of formation of oxygen 0, standard heat of formation of fluorine gas 0, standard heat of formation of oxygen gas 0, standard heat of formation of chlorine gas 0, standard heat of formation of bromine liquid, तो ये 0 आएगा। ब्रोमीन लिक्विड बोला मैंने क्योंकि ब्रोमीन नेचुरल स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर मैं पूछता कि HF फॉर ब्रोमीन, तो हम लोग ब्रोमीन का क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में, अगर वो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि नेचुरल स्टेट ब्रोमीन का क्या है, लिक्विड। और अगर आयोडीन बोलते हैं हम लोग, आयोडीन, तो आयोडीन का नेचुरल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। आयोडीन इज नेचुरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म इज 0। Standard heat of formation of oxygen in gaseous form 0. Standard heat of formation of nitrogen in gaseous form 0. Standard heat of formation of fluorine in gaseous form 0. Standard heat of formation of chlorine in gaseous form, लेकिन क्लोरीन किस फॉर्म में, gaseous फॉर्म होता है नेचुरली, तो इसीलिए standard heat of formation of chlorine in gaseous form 0. Standard heat of formation of bromine in gaseous form not 0, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है। ब्रोमीन किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन इन लिक्विड फॉर्म 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन लिक्विड फॉर्म 0 नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन नेचुरली सॉलिड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन लिक्विड फॉर्म नॉन 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन गैसियस फॉर्म नॉन 0। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म, यस इट इज 0, क्योंकि नेचुरली आयोडीन इज अ सॉलिड।
तो ऐसे हम लोग को सब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आना चाहिए, और इन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में to calculate enthalpy. That is what we will see in our next section, how to solve the problems based on change in enthalpy. वो हमारा next section होगा वीडियो का. But for now, remember, there are various kinds of change in enthalpies, various kind of heat of reactions. Heat of reaction बोलो, enthalpy of reaction बोलो, the two names are used interchangeably. Although enthalpy is not really equal to heat content. एंथैल्पी सच्ची में हीट कंटेंट नहीं है. ये पहले के जमाने में जब साइंटिस्ट ने नाम दे दिया तो हीट कंटेंट नाम दे दिया, इसीलिए हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल देते हैं. बट फॉर इन रियल सेंस हीट कंटेंट इज नॉट एंथैल्पी. ओके, so that is thing which we have to bear in mind. But for our discussions we will discuss various problems of change in enthalpy, heat of formation, heat of reaction, and such problems we will deal with. So for now, remember, standard heat of formation of compounds of molecules in their natural state is 0. जैसे standard heat of formation of oxygen 0, standard heat of formation of fluorine 0, standard heat of formation of iodine in solid form 0, standard heat of formation of bromine in liquid form 0, standard heat of formation of chlorine in gaseous form 0. So we will use these values and do the calculations by using this kind of formula. Heat of reaction is total heat of formation of products minus total heat of formation of reactants.